अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को CS 301 के पेपर के बारे में बताऊंगा, जो मेरा करंट पेपर आया था उसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये MCQs है, क्यू किस चीज़ को फॉलो करती है फीफो। इस तरह के और भी पास्ट पेपर्स में से थे, आप अगर पास्ट पेपर कर लें MCQs क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा कि अगर आप वो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो आपके इंशाअल्लाह MCQs क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक मेरे पास ये इस तरह का MCQs आया था कि ये सिंटैक्स कौन सा है। इस तरह के 3-4 सिंटैक्स दिए हुए थे, ये कौन सा करना था। नेक्स्ट था ये पोस्ट फिक्स है, ये पोस्ट फिक्स इन्होंने दी हुई थी और इसको चेंज करना था कि 5, 10, 6 इस तरह के ऑप्शंस थे, तो इसको सोल्व करके बताना था कि जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट एक था ये इसको इनफिक्स कहते हैं। इनफिक्स उन्होंने दी हुई थी ऊपर वाली, और नीचे उन्होंने एक MCQs, 2 MCQs इस तरह के 3-4 दिए हुए थे MCQs। तो ये मैंने कुछ इस तरह से सोल्व किया है। कन्वर्ट करना था इसको पोस्ट फिक्स में, मतलब इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब ये भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि इन फिक्स और पोस्ट फिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि इन फिक्स, पोस्ट फिक्स और एक और होता है प्री फिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मुझे 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था क्लियर किसके लिए काम करता है। क्लियर कुछ भी क्लियर करने के लिए। वैसे ये 5 सिंटैक्स अगर आप हैंडआउट से ढूंढ के एक दफ़ा याद कर लेना, मे भी आपको भी आ सकते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए तो फिर ये आपको MCQs में आ जाएंगे। क्लियर किस लिए काम करता है, इंसर्ट, एक्स, रिमूव, आगे अपडेट, फाइंड, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट एक था कि ये आई थिंक उन्होंने नंबर दिए हुए थे मुझे 1, 2, 3। इन्होंने ये नंबर मुझे इस तरह दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये इस तरह लिखे हुए थे। इन्हें लेवल ऑर्डर में लेके जाना था, यानी कि इस तरह चेंज कन्वर्ट करना था इसमें। और वो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप मिड में रखते हैं, मतलब अगर आपने 5 रखा है, 5 नहीं मैंने 6 रखा था, अगर आपने 6 रखा है तो जो इसकी 2 साइड्स होती हैं। ट्री बनाने के लिए इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। राइट पे आपने हमेशा बड़ा वर्ड रखना होता है, मतलब 6 के इस साइड पे 5 नहीं आ सकता। हाँ, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। 6 की इस साइड पे 7 नहीं आ सकता, कम आएगा, मतलब 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3, जो भी मर्जी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 4 रख लेते हैं, 4 रखने के बाद अब इस साइड पे बड़ा आ जाना चाहिए, वो 5 रख सकते हैं। इस साइड पे छोटा आना चाहिए, हम 2 रख सकते हैं। इस साइड पे फिर बड़ा आना चाहिए, 3 रख सकते हैं। इस साइड पे 1 रख सकते हैं। मतलब लेफ़्ट साइड पे ये भी एक MCQs के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ़्ट साइड हमेशा छोटी होती है और राइट साइड हमेशा बड़ी होती है। और अगर एक क्वेश्चन मेरे पास था इस टाइप का, जैसे कि लिखा हुआ है 6, 3, 1, 8, जो भी लिखा हुआ है, इसको लेवल दूसरे ऑर्डर में लेके जाना था। मतलब हम किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे 1 to फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में। ये भी मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू समझाता हूँ। ये मेरा आज का पेपर था। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो मुझे आए थे वो C++ प्रोग्राम के थे। C++ एक में आउटपुट देनी थी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, और दूसरे में आई थिंक प्रोग्राम लिखना था, वो मुझे सही तरह से याद नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले आपको बता देता हूँ। अगर आप खुद तैयारी करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी जो किसी हद तक मैं आपको करवा सकता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको BST ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री, ये सबसे मेन टॉपिक है। उसके बाद फिर BST ट्री आ गया, APL आई थिंक APL ट्री होता है। और उसके बाद लिंक लिस्ट आ गया, क्यू आ गया, अरे एंड स्टैक आ गया, ये इन फिक्स, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करके चले जाते हैं कंसेप्ट के साथ, तो इंशाल्लाह आपके MCQs भी इसी में से आने हैं। और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आधा इसमें से सोल्व हो जाता है। उसके बाद C++ के स्ट्रक्चर रह जाते हैं, जो कि आप इन दिनों तो तैयार नहीं कर सकते, मतलब इतनी जल्दी नहीं होते वो, या तो आप शुरू से तैयार करते वो खैर कर सकते हैं, तो अगर वो भी कर लें आप। अच्छा, यहाँ से मैं बात करूँगा बाइनरी ट्री होती क्या चीज़ है। अब बाइनरीज का मतलब क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 1 मीन 1 होता है, 2 मीन 2 होता है, तो इसी तरह एक होता है यूनरी। यूनरी को 1 कहते हैं, बाइनरी को 2 कहते हैं। इसी तरह 3, 4, बाइनरी का मतलब 2 है ना, तो ये एक बाइनरी ट्री है। ये ऊपर इसको पेरेंट कह सकते हैं। पेरेंट के 2 चाइल्ड होते हैं, एक इधर एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया, मतलब 2 चाइल्ड बाइनरी। फिर ये एक पेरेंट है, इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, फिर इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, फिर इसके भी 2 हो सकते हैं, इसके भी 2 हो सकते हैं। अब एक है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होगा जिसके 2 चाइल्ड हैं, आगे भी 2 चाइल्ड हैं, आगे भी 2 चाइल्ड, किसी का एक चाइल्ड ना हो, हर किसी के अगर तो 2-2 चाइल्ड हैं तो फिर बाइनरी ट्री होगा। या फिर एंड पे आके ख़त्म हो जाता है, मतलब ये अभी बाप ही नहीं बना, ये कह सकते हैं कि इसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये बाइनरी ट्री है।
अच्छा, इसके लेवल का भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसके लेवल कितने हैं। तो सबसे पहली लाइन जो होगी ना वो जीरो लेवल होता है, उसका लेवल जीरो होता है, मतलब इस पेरेंट का लेवल जीरो है। उसके बाद ये भी बाप बन चुका है, ये भी बन चुका है, इन दोनों का लेवल वन है। इसके बाद तीसरे नंबर पे इन जितने भी आ रहे हैं उनका लेवल टू है। इसके आगे अगर कोई फर्दर मैं कह देता हूँ कि एक्स के भी दो चाइल्ड हो गए या फिर एक चाइल्ड हो गया जी, तो ये लेवल थ्री हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के लेवल इस तरह आपने काउंट करने हैं कि लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, इस तरह आगे आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री की। अ बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। जिसके एट मोस्ट टू चिल्ड्रन हो वो बाइनरी ट्री होती है। अब बाइनरी ट्री में टू चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये इन दोनों में डिफरेंस है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में ज़रूरी है कि हर बाप के दो चिल्ड्रन होने चाहिए, हर पेरेंट के दो चिल्ड्रन होने चाहिए। अब ये क्या है, ये एक नोड है। अब इस नोड के ए बी दो चिल्ड्रन है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं नोड ऑफ ए बी। ये किस चीज़ की नोड है, ए बी की। ये किस चीज़ की नोड है, सी की, नोड ऑफ सी। ये किस चीज़ की नोड है, एस और जी की। यहाँ पे बी आल्सो हैव टू चिल्ड्रन, जैसे एम एस यहाँ के इसके दो चिल्ड्रन थे, बी के दो चिल्ड्रन है, एन एच, एन के कितने हैं, एन एम, एच के कितने हैं, एक है जी। अब इस साइड पे जो एम एस की राइट साइड पे जितने भी आ रहे हैं ना, इसको कहेंगे राइट सब ट्री। एम एस के लेफ्ट पे जितने भी आ रहे हैं उसको कहेंगे लेफ्ट सब ट्री। फिर आगे बी है, बी के जितने भी राइट साइड पे आ रहे हैं उसको कहेंगे राइट सब ट्री, और बी के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो लेफ्ट सब ट्री। नेक्स्ट चलते हैं लेफ्ट सब ट्री। एवरी नोड हैव टू चिल्ड्रन इन बाइनरी ट्री। लेफ्ट साइड चाइल्ड इज कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री। अब ये देखिए वही बात हमने की है कि लेफ्ट साइड पे जितने भी चिल्ड्रन हैं वो क्या कॉल्ड होंगे, लेफ्ट सब ट्री। और राइट साइड पे जितने भी चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड है और उसके चिल्ड्रन है जो भी, वो कॉल्ड होंगे राइट सब ट्री। एम एस के नीचे ये चाइल्ड है, उसके नीचे जितने भी चिल्ड्रन वगैरह हैं वो सब ही राइट सब ट्री में कंसिडर होंगे। नेक्स्ट है एवरी नोड इज़ द लेफ्ट सब ट्री इज़ लेस दैन द रूट एंड एवरी नोड इन द राइट ट्री इज़ ग्रेटर दैन द रूट। ये मैंने आपको आई थिंक पेपर बताते हुए समझाया है कि एवरी नोड इन द लेफ्ट ट्री, नोड आपको समझ आ गई होगी कि इसके नीचे जो बढ़ती जा रही है इसको हम नोड कहते हैं। एवरी नोड इन द लेफ्ट साइड में जो भी नोड होगी, एंड एवरी नोड इन द राइट साइड इज़ ग्रेटर दैन द रूट। राइट वाली ग्रेटर दैन होगी। अब आप देखें ये 4 है तो 4 से ग्रेटर दैन 6 होगी। आपको मैं इजीली समझाऊं तो राइट वाला बड़ा होगा, लेफ़्ट वाला छोटा होगा। राइट पे हम 4 के बाद छोटा नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हैं। राइट पे 6 लिख सकते हैं, 6 की राइट पे 7 लिख सकते हैं। 4 की लेफ़्ट पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 के लेफ़्ट पे 1 लिख सकते हैं। लेफ़्ट वाला हमेशा लेस देन रहेगा, छोटा रहेगा, और राइट वाला बड़ा होगा। ये अपने स्ट्रक्चर बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्ट्रक्चर ट्री। अब नॉन स्ट्रक्चर ट्री कौन सी होती है? नॉन स्ट्रक्चर ट्री वो है कि आपको भी पता है कि एक बाप है तो उसके 2 बेटे तो हो सकते हैं, 3 बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डी नज़र आ रहा है, ये चाइल्ड है ना, डी के उन्होंने 2 बाप बनाए हुए हैं, तो एक चाइल्ड के 2 बाप तो नहीं हो सकते, तो इसलिए नॉन स्ट्रक्चर है। एक ट्री के अंदर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये काम नहीं हो सकता, जैसा कि ई के 2 बाप होते हैं, किसी का इस तरह का सीन होता, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो नॉन स्ट्रक्चर ट्री कहलाएगी। अ ट्री हैव जस्ट वन पेरेंट रूट। ये देखिए इसकी मेन चीज़ है कि अ ट्री हैव जस्ट वन पेरेंट रूट, वो सिर्फ एक पेरेंट रूट होगा। जो ट्री है, पॉसिबल ट्री है, स्ट्रक्चर ट्री है, उसका जस्ट एक पेरेंट होगा। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ये नॉन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगली बात है, ये देखें, अब ये फिर वही आ जाती है कि इस पेरेंट था, उसके 2 चाइल्ड, उसके आगे फर्दर इसके 2 चाइल्ड, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो एंड पे जो चीज़ बचेगी जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, जिसके पास 0 चाइल्ड होता है, उसको लीफ नोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये लीफ नोड है, यहाँ पे ये लीफ नोड है और ई लीफ नोड है। ये तीनों लीफ नोड है क्योंकि इनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। यहाँ पे इसका एक चाइल्ड, इसके बल्कि 2 चाइल्ड हैं। अगर मैं कह दूँ कि एन का आगे जी एक चाइल्ड है, तो इसका एक तो है ना, मतलब ये लीफ नोड नहीं है, देन जी एक लीफ नोड होगा। जिसका एक भी चाइल्ड है वो लीफ नोड नहीं है। एंड वाली जो होगा जिसका 0 चाइल्ड होता है वो लीफ नोड कहलाएगा। लीफ नोड, अ लीफ नोड इज़ वन हुज लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड आर नल। लीफ नोड कौन सी होती है? जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल हो, मतलब 0 हो। We have created a function called leaf node which takes in root of tree as parameter and returns total number of leaf node it has। बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने की। पैरामीटर यहाँ पे क्या होता है? पैरामीटर की डेफिनेशन इन्फो कैन बी। पैरामीटर भी मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। एक फॉर्मल पैरामीटर होते हैं और एक
एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। जब ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कोई भी, तो आप लिखते हैं हैश इंक्लूड और आगे इंट ए, इंट बी, सी, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, तो उसमें जो इंट है, ए के साथ जो इंट यूज़ हो रहा है वो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं दूसरे भी पैरामीटर, लेकिन ये फॉर्मल है, और जो इसके साथ ए और बी यूज़ हो रहा है वो एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे। info can be passed to function as parameter act as variable inside the function के inside में होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी। कंप्लीट बाइनरी की आपको एक चीज़ तो मैंने बता दी थी कि होता क्या है कंप्लीट बाइनरी, एस ए बी सी एम, ये अब इस वक्त कंप्लीट बाइनरी है, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी फर्दर 2 चाइल्ड हैं, तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी कहेंगे। अब कंप्लीट बाइनरी में कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ईच लेवल इन कंप्लीट बाइनरी, हमने नोड्स कैसे मालूम करनी है, मतलब ये हमारे पास बहुत बड़ा है, ये तो भी 3 है ना, फ़र्ज़ करें ये लेवल है ना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस तरह 10 लेवल आ जाते हैं, और हमें नहीं पता कि कितनी नोड्स हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए ये फार्मूला है कि जितना भी लेवल होगा ना, अगर किस चीज़ का लेवल 3 है तो वो 2 की पावर 3 कर दें, जो आंसर आएगा वो उसकी नोड्स कराएंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ कंप्लीट बाइनरी में होगा, मतलब जिसके 2 चाइल्ड हों, फर्दर 2 चाइल्ड ही हो, कंप्लीट बाइनरी हो, देन उसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा कि अगर किसी का लेवल 0 है, आपको अगर लेवल पता है ना, लेवल तो इजीली पता लग सकता है, आपने जस्ट काउंटिंग करनी है 0 1 2 3, तो अगर आपको लेवल पता चल जाता है तो उसके बाद आप नोड्स भी आसानी से पता कर सकते हैं। ये भी आपको MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट है ऑल नोड्स फार्मूलाज। ऑल नोड्स कैसे मालूम करनी है, इसमें वैसे ये चीज़ तो नहीं इतनी पूछी जाती, ये फार्मूला आप याद रखें, ये आपको MCQs में भी आ सकता है और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये नोड्स का फार्मूला याद रखिएगा, D = log 2 n+1 - 1। नेक्स्ट है, ये MCQs में ज़्यादा आने वाला है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह की। अरे डिक्लेयर कैसे की जाती है। अरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमने वेरिएबल यूज़ करना होता है, उसके बाद x जो भी हम रखेंगे, x रख लें, a रख लें, b रख लें, c रख लें, और नेक्स्ट अरे के अंदर वैल्यू भी 100 60 जितनी भी हो। आपको MCQ इस तरह से आएगा, मे बी आपको इंट z आ जाए, इसके अंदर 60 हो, लेकिन इस तरह के और भी 2-4 ऑप्शन होंगे जिसमें इंट = z 60 होगा, इंट यानी कि इस तरह के = पहले डाला हुआ बाद में डाला हुआ, या इस तरह के मसले आ सकते हैं। लेकिन आपने क्या देखना है कि इंट उसके साथ x और उसके साथ अरे के अंदर जो भी वैल्यू होगी और सेमीकोलन, ये वाला सिंटैक्स आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री इज़ नॉट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर किसको कहते हैं, लीनियर कहते हैं 1 को, लीनियर 1 को कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि बाइनरी तो 2 होता है, तो ये एक नॉन लीनियर है, बाइनरी ट्री इज़ नॉन लीनियर। आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये 2 हो रही है, इधर भी 2 हो रहा है, इधर 2, हाँ क्यू होती है, क्यू का आप लीनियर कह सकते हैं क्योंकि वो एज इट इज़ नीचे को चलती है, उसको लीनियर कह सकते हैं, लेकिन बाइनरी इज़ नॉन लीनियर, ये भी आपको MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट है न्यू ऑपरेशन इन C++ यूज़ विच मेमोरी डायनेमिक मेमोरी। अब C++ में जो न्यू ऑपरेशन यूज़ होता है वो कहाँ पे जाता है, डायनामिक मेमोरी में जाता है, और पॉइंटर टू द मेमोरी इट हैज़ एलोकेटेड, और जो वो मेमोरी एलोकेट करता है वो पॉइंटर टू मेमोरी होती है, पॉइंटर टू द मेमोरी होती है। ये भी आपका MCQs बनेगा। नेक्स्ट है इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। इसकी मैं ईजीली एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ कि A + B। अब यहाँ पे देखें ये A है और ये B है, इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, मतलब दरमियान में सिर्फ एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और दोनों तरफ ऑपरेंड्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफिक्स ऑपरेशंस है, क्योंकि इसमें जो प्लस ऑपरेटर है वो मिड में यूज़ हो रहा है, इन यूज़ हो रहा है, इनका मतलब क्या होता है दरमियान में, तो उसको इनफिक्स कह लेंगे A + B क्योंकि वो दरमियान में यूज़ हो रहा है। अब प्रीफिक्स में क्या है, AB। अब AB का भी मतलब वही बनता है A + B, लेकिन प्रीफिक्स में प्लस पहले यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर पहले यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स क्या है, प्लस बाद में यूज़ हो रहा है, तो AB प्लस बाद में, मतलब अगर ऑपरेटर बाद में यूज़ होगा तो उसको पोस्टफिक्स कहेंगे। लेकिन MCQ जो आपको आएंगे वो आपको इतने सिंपल नहीं आएंगे, वो मैंने एक आपको दिखाया था, जैसा कि ये पहले मैंने किया था, मुझसे गलत हो गया पेपर में बैठे। इसमें अब ये था कि A + B, ये इन्होंने खुद बताया कि ये इनफिक्स है, और हमें नज़र भी आ रहा है कि इसमें ऑपरेटर दरमियान में यूज़ हो रहा है, ये ऑपरेटर इन दोनों के दरमियान में यूज़ हो रहा है, और ये माइनस वाला ऑपरेटर C और D के दरमियान यूज़ हो रहा है। इसको शायद पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना था, और पोस्ट फिक्स में मैंने कन्वर्ट कैसे किया,
सबसे पहले मैंने ब्रैकेट वाले को सोल्व किया कि दरमियान में है ना, अब ए और बी जमा हो रहे हैं, अगर ए बी के बाद प्लस लगा दें तो वो भी यही मतलब है कि ए बी जमा हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया, ए बी के बाद प्लस लगाया और बाकी रकम वैसी रहने दी। उसके बाद सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं, तो हम ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस को एक दफ़ा सोच से गुम कर दें कि अब क्योंकि ये हम सोल्व कर चुके हैं, ये पोस्ट एक्सप्रेशन बन चुकी है। बाकी की तरफ अब देखेंगे, ए बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए बी और सी ये दो ऑपरेंड्स हैं, इनके दरमियान ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, हमने ऑपरेटर बाद में लेके आना है। तो हमने क्या किया, ये ऑपरेंड ए बी प्लस था, ए बी प्लस को वैसे ही लिख दिया और सी को लिख दिया, और ऑपरेटर जो था मल्टीप्लाई का वो बाद में ले आए। इस तरह माइनस डी रह गया। अब ये एक वैल्यू बन चुकी है इस वक्त, और ये डी एक वैल्यू, इनके दरमियान में माइनस यूज़ हो रहा है जो कि इनफिक्स होती है। हमने इसको पोस्ट फिक्स करने के लिए माइनस को बाहर लेके आना है, तो ये हमने एस डी लिख दी और डी साथ लिख के माइनस को बाहर ले आए, और ये ऑप्शन उसमें मौजूद था, ये मैंने टिक कर दिया। मतलब अगर आपको इनफिक्स या पोस्ट फिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, इतने सिंपल नहीं आएंगे जो कि यहाँ पे। ये तो जस्ट समझाने के लिए है कि जो दरमियान में होगा वो इनफिक्स होता है, जो पहले है वो प्री फिक्स है, और जो बाद में है वो पोस्ट फिक्स है। नेक्स्ट वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था, नोड्स का फार्मूला, d इज इक्वल टू डॉग टू n प्लस वन माइनस वन। ये आपने याद करना है, नोड्स मालूम करने का फार्मूला। ये आपको मालूम करनी आई ना है, ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट है क्यू कौन सा स्ट्रक्चर होता है, और क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है। क्यू में आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम अपनी देखें प्लेट्स की एग्जांपल देता हूँ आपको। हम प्लेट रखते हैं, एक प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरी रखी, उसके ऊपर तीसरी रखी। अब सबसे पहले प्लेट हमने कौन सी रखी थी, जो सबसे नीचे है, लेकिन हम उठाएंगे कौन सी, सबसे ऊपर वाली। तो उसका क्या मतलब है, वो फर्स्ट जो ऊपर वाली उठाई है वो तो लास्ट पे आई थी, लास्ट इन लास्ट आउट, वो यहाँ पे होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्लेट्स वाली एग्जांपल दिया वो लिफो के ऊपर, स्टैक के ऊपर आएगी कि हमने रखी वो सबसे एंड पे थी लेकिन शुरू पे उठाई गई। फर्स्ट इन फर्स्ट में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं उसकी, जो हम गिटार बनाते हैं, कोई भी गिटार बनती है तो सबसे पहले जो बंदा खड़ा होता है वही उसका काम होता है। तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्यू के अंदर एक तो फीफो यूज़ होती है, और फीफो किस तरह यूज़ होती है कि सबसे पहले बंदा वो आया उसी का काम किया जाता है। लेकिन आपको एमसीक्यूज़ इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि क्यू में कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फीफो पे अमल नहीं किया जाता, मतलब कि जो सबसे पहले बंदा आया था उसका काम छोड़ के जो सबसे एंड पे आया था उसका किया जाता है। तो उसको कौन सी क्यू कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रायोरिटी क्यू। इफ़ वी यूज़ लिफो इन क्यू इट्स मीन प्रायोरिटी क्यू। क्यू किस पे अमल करता है, क्यू फीफो पे अमल करता है। लेकिन अगर क्यू में लिफो यूज़ हो जाए, मतलब लाइन लगी हुई है पूरी, लेकिन पहले बंदे को छोड़ के एक एंड वाले बंदे को काम दे दिया जाए या उसका काम कर दिया जाए तो उसे प्रायोरिटी क्यू कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह भी दी जा सकती है कि स्टूडेंट्स एक लाइन में लगे हुए हैं, वो अपना काम करवा रहे हैं, पीछे से अगर कोई टीचर आता है तो वो टीचर को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका काम पहले कर दिया जाएगा, तो उसको प्रायोरिटी की क्यू कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्यू के अंदर फीफो यूज़ होता है, लेकिन अगर लिफो यूज़ हो जाए तो उसे प्रायोरिटी क्यू कहा जाएगा। और स्टैक के अंदर कौन सा यूज़ होता है, लिफो। लिफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फीफो और लिफो या फिर क्यू स्टैक के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है सब्जेक्टिव पार्ट में, तो आप कम से कम इतना तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं ना कि ये फीफो पे अमल करता है और फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये अगेन क्वेश्चन आ गया कंप्लीट बाइनरी ट्री वाला। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिसके फर्दर 2 चिल्ड्रन होंगे तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ट्री। ऑफ ट्री की हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम लेवल होता है जो लीव्स का। अब लेवल हमने पहले पढ़े थे कि ये इसका लेवल 0 है, उसके बाद लेवल 1 आएगा, लेवल 2, इस तरह फर्दर लेवल आते रहेंगे। तो जो उसका लेवल होगा वही उसकी हाइट होती है। हाइट ऑफ ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ लीव्स। नेक्स्ट आएगा बैलेंस ऑफ नोड। बैलेंस ऑफ नोड कैसे चेक करते हैं, डिफरेंट बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसका लेवल 0 है, 1 है, 2 है, इसका 2 हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कितना है, 0, 1 हो गया, तो -1 कर देंगे तो जवाब 1 आएगा। तो इसका बैलेंस ऑफ नोड, इन नोड्स का बैलेंस क्या है, 1 होगा। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। अ ट्री हु हैव 1, 2 चाइल्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मैंने आपको पहले बताया, उसकी साइड पे 1 भी हो सकता है चाइल्ड, 2 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, तो वो बाइनरी ट्री होगा। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री मैं अगेन बता रहा हूँ, उसमें डिफरेंस यही है कि उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है AVL ट्री। AVL ट्री में जो मेन चीज़ है वो डिफरेंस है कि हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं बैलेंस ऑफ नोड।
हाइट ऑफ लेफ़्ट एंड राइट अगर उसको माइनस किया जाता है, उसका बैलेंस ऑफ नोड मालूम किया जाता है, तो जवाब हमारे पास 1 आया था ना, या 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या -1। अगर तो इन तीनों में से कोई होगा तो वो AVL ट्री होगी, अदरवाइज़ वो AVL ट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है Q इज़ लीनियर स्ट्रक्चर। क्या Q एक लीनियर स्ट्रक्चर है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। आई थिंक वहाँ पे आया था कि बाइनरी ट्री इज़ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था कि Q लीनियर स्ट्रक्चर है। बाइनरी क्योंकि 2 आ जाता है, उसमें नोड्स 2 बनती हैं, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। Q लीनियर स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अ Q इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इनटू विच आइटम्स कैन ओनली बी इंटर्ड एट वन एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर। इसमें क्या होता है कि एक साइड से इंटर हो रही है और उसी मतलब एक ही साइड से आउट हो रही है, तो वो इसको Q का अगर हम देखें ना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। तो ये एक ही साइड यूज़ हो रही है, तो इसको लीनियर कहेंगे। नेक्स्ट है डिलीटिंग नोड। डिलीटिंग नोड एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैं समझाता हूँ। डिलीटिंग नोड भी आपको MCQs में आ सकता है, बल्कि मेन क्वेश्चन भी इसका आ सकता है सब्जेक्टिव में। अच्छा, कांस्टेंट कीवर्ड। द कांस्टेंट कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर समथिंग टू बी कांस्टेंट। देयर कैन कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। ये आप इसी तरह डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। रेफरेंस का आप ये याद रखिएगा, सिंबल इसमें ये यूज़ होता है रेफरेंस का। आर पॉइंटर्स इंटरनली एक्चुअली दे आर कांस्टेंट पॉइंटर्स कैन नॉट परफॉर्म एनी अर्थमेटिक मैनिपुलेशंस। अर्थमेटिक क्या कहेंगे कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का यूज़ नहीं होता। दे यूज़ नॉर्मली डू विद पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? ये पॉइंटर होता है जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक स्टार का सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस में पॉइंटर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है डैगलिंग रेफरेंस। पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डीएलोकेटेड, जहाँ पे ऑलरेडी डीएलोकेट किए जा चुके हों, तो उसको हम डैगलिंग पॉइंटर कहेंगे। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डिलीटिंग का, वो आपको कंसेप्ट समझाता चलूँ। डिलीटिंग नोड्स। अब यहाँ पे 3 केस होते हैं डिलीटिंग नोड्स में। केस 1 जहाँ पे इसका एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड वाला करें या 0 0 एक चाइल्ड वाला करते हैं। यहाँ पे 5 है, 6 8 9 बहुत है इतना। अब यहाँ पे क्या है, इतना स्ट्रक्चर है, वो मैं कहता है कि 6 को डिलीट करना है। अगर हम 6 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे क्योंकि एक ही चाइल्ड है इसका, तो वो इसकी जगह ले लेगा। तो जवाब क्या आएगा, जस्ट इसको रेज करके इसकी जगह 9 लिखा जाएगा, ये इसका जवाब होगा, ये भी रेज हो जाएगा। इसका जवाब क्या आएगा, 5 9 8। सिंपल इसका ये जवाब आएगा। ये केस 1 था जिसमें एक उसका चाइल्ड होगा और वो इजीली सॉल्व हो सकता है। इसके बाद है केस 2। केस 2 में क्या है, इसमें हम कहते हैं कि इसके 0 चाइल्ड है। 0 चाइल्ड में हम लोग करेंगे 5 3। नेक्स्ट है 2 1 6। अब एक का हम देखें अगर, तो 0 चाइल्ड है, इसका 0 चाइल्ड है। तो अगर हम वो कह दें कि एक को डिलीट करना है, एक को हम डिलीट करेंगे तो सिंपल वो डिलीट हो जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही बच जाएगा। केस 1 में क्या था कि उसका एक चाइल्ड था, तो वो अपने पेरेंट की जगह ले लेगा। इसमें है ही 0 चाइल्ड, तो वो बस ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई पूछने बताने वाला नहीं है। अब जो केस 3 है, उसमें उसके 2 चिल्ड्रन हैं। केस 3 2 चिल्ड्रंस। इसमें क्या होगा, 5 4 5 3। अब अगर 4 को रिमूव किया जाता है तो ऊपर क्या चीज़ आएगी। अब ये देखें ना, 4 के 2 चिल्ड्रन हैं। अगर 4 को रिमूव किया जाए तो 5 और इधर ये जगह खाली बच गई है, यहाँ पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ रहनी चाहिए, में ये होगा 5 यहाँ पे रह जाएगा और जो 3 है इसका, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा और नेक्स्ट 5 आ जाएगा, ये वाली नोट खाली हो जाएगी। तो ये डिलीटिंग वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करके जाना है।
तो इंशाल्लाह इससे आपका हाफ नहीं बल्कि इससे आपका इंशाल्लाह सारा पेपर मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको बताए थे हैंड आउट से एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा, आपका टोटली पेपर इसी में से आएगा। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।